नमस्कार, खबर पर नजर के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम ऐसी खबरों की बात करते हैं जिन्होंने बटोरी हैं सुर्खियां और जिनकी चर्चा हर जुबान पर है। फिलहाल बात करेंगे तीन ऐसी प्रमुख खबरों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड के 1 दिवसीय दौरे की और उसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से जो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक जो बारिश हो रही है उसका क्या कुछ असर चल रहा है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर, उनके झारखंड दौरे की 1 दिवसीय दौरे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय दौरा मंगलवार को झारखंड के देवघर से शुरू होगा और जहां वो 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री एक रोड शो को भी भाग लेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है आत्मनिर्भर होते भारत की। जमीन से लेकर आसमान तक की बुलंदियों को छूता एक नया भारत। ये तस्वीर है झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की। किसी भी राष्ट्र के निर्माण, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सबसे जरूरी है कनेक्टिविटी बेहतर हो। चाहे सड़क की बात हो या फिर रेल की या फिर हवाई कनेक्टिविटी की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज देवघर में झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जो न सिर्फ संथाल परगना के 5 जिलों के लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया है, बल्कि पूर्वी बिहार, बंगाल, ओडिशा के लोगों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। तकरीबन 401 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह विश्व स्तरीय एयरपोर्ट न सिर्फ इस क्षेत्र की बदलाव की एक नई कहानी को बयां करेगा, बल्कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी और आमदनी में इजाफा लाएगा। We have got the facility for about 4 aircraft can be parked at the single time, and we have got almost 2.03 crore people ka this can be accommodating the people for this will be the facility Dumka and so many other districts side by side we are having the things। वहीं देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे, लोगों को उनके घर के आसपास की स्वास्थ्य से संबंधित हर सुविधा का लाभ कैसे हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 22 एम्स की रूपरेखा तैयार की थी। और इसी का नतीजा है कि 2018 में मोदी सरकार द्वारा किया गया वादा देवघर के एम्स के रूप में न सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान साबित होगा। अब झारखंड के अलावा ओडिशा, बंगाल, बिहार के लोग इलाज के लिए दर दर नहीं भटकेंगे, बल्कि वह देवघर के एम्स में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। झारखंड का एम्स देवघर फेज 6 में बनाया जाने वाला एम्स है। यह 237 एकड़ के भूखंड पे बनाया जा रहा है। इसके अंदर 39 स्पेशलिटीज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें MBBS की पढ़ाई, BSc की पढ़ाई और सारी ही बीमारियों के विशेषज्ञ इसमें कार्य सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे एवं कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, ताकि दशकों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो सके और यहाँ के लोग समृद्धि की तरफ कदम बढ़ा सकें। बाबा की नगरी के नाम से मशहूर यानी भगवान शंकर की नगरी देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां पूरे देश का सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा सावन के महीने में हर वर्ष मनाया जाता है। यहां रोजाना लाखों लोग भगवान बैजनाथ की आराधना, पूजा, दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहां सावन शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए स्वयं मौजूद रहेंगे। आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से फायदा न सिर्फ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को होगा, बल्कि यहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ पर्यटन को भी एक नई दिशा मिलेगी। जैसे वो आएंगे
पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत किया जाएगा। सेकंड में जो हमारी महाआरती की टीम है वो शंख ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत करेगी। तीसरा था कि जरा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे वैदिक पंडित जी लोग जो हैं वो शस्त्री वाचन करके उनका स्वागत करेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर लोगों में हमेशा से काफी उत्सुकता रही है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट से देवघर शहर तक रोड शो भी करेंगे। स्वाभाविक तौर पर जो है देश दुनिया के यदि लोकप्रिय नेता किसी शहर में हो, जनता के पास हो, तो दोनों तरफ लोग खड़े होंगे। तो ये उस कारण से बहुत लंबा हो जाएगा। 10 किलोमीटर की यात्रा जो है अभी तक उन्होंने इस तरह से नहीं की है। इस कारण से कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा जो है उनका दौरा होगा। तो सभी उनको जो है अपने अपने हिसाब से उनका स्वागत करना चाहते हैं और ये 55 जगह पर यह कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के साथ साथ तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की विभिन्न एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और गैस पाइपलाइन जैसी योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेल को गति देने के लिए झारखंड में वर्षों से लंबित 2 रेल परियोजनाओं गोड्डा हंसडीहा विद्युतीकरण खंड और गरहवा महुरिया दोहरीकरण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री को यहाँ पे आने को लेकर के उत्साह है, न सिर्फ मंदिर के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के महामंत्री हैं, मंदिर समिति के लोग, बल्कि यहाँ तमाम शहर के लोग हो, ग्रामीण इलाके के लोग हो, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो काफी उत्साहित है कि प्रधानमंत्री यहाँ विकास की तो सौगात देने ही जा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो कि बाबा नगरी में बाबा बैद्यनाथ की का पूजा दर्शन करेंगे। कैमरामैन सुमित नाडियाल के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, देवघर, झारखंड। तो देवघर का बेहद महत्वपूर्ण दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल, और उसके साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में 12 जुलाई यानी कल जो है प्रधानमंत्री पटना का भी दौरा करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये दौरा, और देवघर में जिस तरह से विकास की एक नई रफ्तार दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, एक पूरी तस्वीर देवघर की बदल जाएगी और दरअसल बदल रही है, और उसका एक तरह से कहीं ना कहीं तमाम सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करने और कुछ का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी देंगे आप? करीब 3.5 घंटे देवघर आध्यात्मिक नगरी जो बाबा नगरी है, बैद्यनाथ धाम, वहां बिताएंगे। और कई जो हम कह सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि देश की आजादी के 75 साल बाद जो देवघर जो हम कह सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो अब पूरे देश भर से एयरपोर्ट के जरिए कनेक्ट होने जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर एम्स का निर्माण हुआ है, तो एक कह सकते हैं कि जो संथाल का पूरा इलाका है, यहाँ पर विकास का ये एक बड़ा केंद्र भी बनने जा रहा है। और जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर का खामना लिंग है, यहाँ पर जिस तरीके से विकास हुआ है, और उसके बाद केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है, जो एक तरीके से डेवलपमेंट का काम उसमें किया जाता है, और कांवरिया जब ये सावन का महीना चलता है और करोड़ों की संख्या में कांवरिया पहुंचते हैं, तो उनके लिए खासकर प्रसाद योजना के तहत जो हम कह सकते हैं एक होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है, वो निश्चित तौर पर अद्भुत होल्डिंग पॉइंट है जो प्रधानमंत्री कल समर्पित करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ लोग यहाँ 110 किलोमीटर की यात्रा करके स्नान करने पहुंचते हैं, वहां पर किस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए और वहां पर किस तरीके की खूबसूरती होनी चाहिए, ये इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो इस तरह के जो एक तरीके का सौगात जो दिया गया है का एम्स और एयरपोर्ट की सौगात के साथ ही साथ रांची का जो रेलवे स्टेशन वहां पर विकास का काम किया गया है, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह तमाम तरह की चीजें हैं, उसकी प्रधानमंत्री कल जो यहाँ से सौगात देने जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं। जो आम लोग हैं किस तरह से इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से पूरा आमूल चूल परिवर्तन है, विकास की एक नई रफ्तार जो है वो देवघर और झारखंड इसके माध्यम से रखेगा। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं और उसके स्वागत से पहले आज जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाबा नगरी में जश्न का भी माहौल है। अभी शाम में थोड़ी देर बाद यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। 1 लाख दिए जलाए जाएंगे प्रधानमंत्री के स्वागत में, और साथ ही साथ पूरे शहर में जो हम कह सकते हैं एक स्वागत और अभिनंदन
कह सकते हैं बैनर और होर्डिंग्स लगाया गया है, इसके जरिए प्रधानमंत्री का वेलकम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर एक तरह से रोड शो भी जो करेंगे, वो रोड शो करीब 12 किलोमीटर लंबा होगा, तो करीब 50,000 से ज्यादा लोग उस रोड शो में प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने आएंगे कि उन्होंने संथाल को इतनी बड़ी सौगात दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपनी रैली को भी एड्रेस करेंगे। यहाँ भी उम्मीद की जा रही है कि करीब 1 लाख पूरे संथाल इलाके से लोग पहुंचेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर कितनी यहाँ पर उत्सुक, कितने लोग उत्साहित है, और प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और बाबा नगरी में 2 दिनों बाद यहाँ पर सावन जो कहते हैं श्रावण मेला लगता है, उसमें करोड़ों लोग आते हैं, तो उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। और प्रधानमंत्री कल बाबा नगरी में पहली बार से कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो ज्योतिर्लिंग में आकर यहाँ पूजा करेंगे। उसको लेकर भी यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडा समाज है और लोग हैं, उन सब में एक उत्सुकता का माहौल है। जी, निश्चित तौर पर उत्सुकता का माहौल है, खुशी का माहौल है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के वार प्रतिवार पर बीजेपी ने भी एक अपना जवाब दिया है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने फिर से समन किया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले सोनिया गांधी ने ईडी से पूछताछ को लेकर पेश होने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया था। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा था कि वो धन शोधन के मामले में जुलाई महीने के आखिरी में किसी भी समय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएं। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी को 21 जुलाई की डेट मिली है ईडी के सामने पेश होने के लिए। राहुल गांधी पहले ही ईडी के सामने जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच पे कांग्रेस ने बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है और कहा है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की प्रवर्तक पार्टी को निराधार आरोप लगाने से पहले उसको कई बार सोचना चाहिए और इसके लिए नैतिक आधार नहीं बचता है उसके पास। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घातक तुष्टीकरण से भरे हुए अल्पसंख्यकवाद के युग प्रवर्तक और सभी तथाकथित सेकुलर दलों के पथ प्रदर्शक कांग्रेस पार्टी यदा कदा प्रपंचपूर्ण प्रवचनों की मुद्रा में रहती है और किसी न किसी भी प्रकार से अनर्गल निराधार आरोप लगाने की चेष्टा करती है। ये एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिनके वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों एक केस में बेल के ऊपर है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो नेशनल हेराल्ड केस है। वो नेशनल हेराल्ड केस है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि सोनिया गांधी को ईडी ने समन किया है। दरअसल वो नेशनल हेराल्ड का ही केस है जिसमें सोनिया गांधी को 21 जुलाई के लिए एक बार फिर से ईडी ने समन किया है। और इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने क्या कुछ कहा है ये बताने के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, किस तरह से ये जो घात प्रतिघात चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या कुछ बीजेपी ने जवाब दिया है कांग्रेस के प्रश्नों का? से ये आरोप लगाया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का, परिवारवाद को बढ़ावा देने का, और यहाँ तक कहा कि दरअसल विघ्न संतोषी पार्टी है, यानी कोई काम अगर सही से चल रहा होता है तो कांग्रेस को संतोष नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में किस तरह से कांग्रेस पार्टी की शासन वाली सरकारों में पीएम तक के आरोप लगे, पीएम तक पर आरोप लगे और कांग्रेस के तमाम नेताओं पर आरोप लगे। और ये बताया गया कि नेशनल हेराल्ड मामले में किस तरह से एक तरह से कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, हम जानते हैं कि उसमें बेल पर है, जिस बात का जिक्र आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और इस बात को बताया कि कैसे राजीव गांधी फाउंडेशन को कई बार मदद दी गई और कई उदाहरण भी दिए गए कि कांग्रेस पार्टी का दरअसल एक इतिहास रहा है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का, परिवारवाद को बढ़ावा देने का, और कांग्रेस पार्टी पर कोई नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि वो आरोप लगाए बीजेपी और केंद्र सरकार पर। तो सिलसिलेवार तरीके से आज हम कह सकते हैं कि कई आरोप कांग्रेस पार्टी पर और पलटवार किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुधांशु त्रिवेदी ने की दिल्ली में।
इसको किस तरह से देखते हैं? इसकी क्या प्रमुख वजह रही क्या? क्योंकि ये जो उसके पीछे की जो पूरी राजनीति है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। कांग्रेस ने ये जो आरोप लगाए वो क्या थे और उसके बाद जो बीजेपी ने पलटवार किया, क्योंकि कई राज्यों में अभी चुनाव भी होने हैं। उसके अलावा हम गोवा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जगहों पर जो राजनीति है वो लगातार गर्म हो रही है। ये देखिए, हम जानते हैं कि कांग्रेस समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की एक कोशिश करती है, जिस पर बीजेपी पलटवार कर ये कहती है कि दरअसल कांग्रेस जो भी आरोप लगाती है, जो भी तथ्य उठाती है, उसके पीछे तथ्यहीन आरोप लगते हैं, अनर्गल आरोप लगते हैं, यानी उनके आरोपों में कोई दम नहीं होता है। जबकि कांग्रेस पार्टी का जो खुद का इतिहास है उसे उठाकर देखना चाहिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का, परिवारवाद को बढ़ावा देने का और कांग्रेस ने काम किया। और उसके जो प्रमुख नेता हैं वो जमानत पर है, यानी जमानत पर है। तो ऐसे में हमने देखा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करती है तब उस मुद्दे पर तथ्यों के साथ बीजेपी सामने आती है और यह बताती है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल तथ्यों को छुपा रही है और अनर्गल आरोप लगाने का काम सरकार पर कर रही है। कांग्रेस ने लगाया था शैलेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे, जिसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। देखिए, हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए हैं कि दरअसल कई मामलों में केंद्र सरकार ने जो फैसले किए हैं वो सही नहीं है। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से आरोपों का जवाब है, कोई एक आरोप की बात नहीं है। जब भी कांग्रेस पार्टी किसी आरोप के साथ सामने आती है, चाहे वो एक तरह से कहें कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसले को लेकर हो या फिर विदेश नीति को लेकर हो या फिर किसी बड़े ऐसे फैसले को लेकर हो जिस पर एक तरह से सरकार को वाहवाही मिल रही है या फिर सरकार जिस एक फैसले को बहुत ऐतिहासिक तौर पर बता रही है, तो ऐसे में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यह बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है अनर्गल आरोप लगाने का, गलत तथ्यों पर आरोप लगाने का, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों का आरोप लगाती है, जिस पर बीजेपी तथ्यों के साथ सामने आती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचता। जी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचता और इस बार भी काफी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात कर लेते हैं मौसम की और प्रकृति की से जो बारिश हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। देश के कई भागों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। गढ़चिरौली जिले में जल जमाव और लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। हिंगोली और नांदेड़ में भी भारी बारिश के कारण आसना नदी में बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 4 से 5 दिनों में मध्य महाराष्ट्र के कोंकण घाट क्षेत्रों और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य में जहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। वर्षा से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 76 लोगों की मृत्यु हो गई है और 62 लोग घायल हुए हैं। 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 800 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। और मानसून के मौसम में कहीं मेघ बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, तो कहीं इतना बरस रहे हैं कि नदियां उफान पर आ गई हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और अहमदाबाद में भारी बारिश से हालात जो हैं वो बेहद गंभीर हो गए हैं। शहर में भारी बारिश के कारण सड़क पर जलजमाव हो गया है। गुजरात में भारी बारिश का कहर सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं बरपा है, बल्कि सबसे बुरे हालात सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के हैं। वलसाड में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। वहीं औरंगा नदी के आसपास के इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में 15 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें खासकर दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, डांग और सूरत जिले के साथ साथ सौराष्ट्र के भावनगर, पोरबंदर, द्वारिका, गिर सोमनाथ, अमरेली और कच्छ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने अपनी सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है।
और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए गांधीनगर में राज्य के आपातकालीन संचालन केंद्र के जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बात की और राज्य में जबरदस्त बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को स्थिति के बारे में अवगत कराया और दक्षिण के साथ ही मध्य गुजरात में पिछले 48 घंटों में भारी बारिश की स्थिति के बारे में जानकारी दी। और हमारी संवाददाता मेघना देव और ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघना, सबसे पहले तो ताजा अपडेट दीजिए। अहमदाबाद में जिस तरह से बारिश का कहर दिख रहा है, जिस तरह से सड़कों पर पानी बह रहा है और लबालब भरी हुई हैं सड़कें, उसको देखकर स्थिति लगता है कि काफी चिंताजनक और भयावह है। क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है, कल चूंकि बहुत भारी बारिश हुई अहमदाबाद में, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जल जमाव की स्थिति खड़ी हो चुकी है। कई जगहों पर महानगर पालिका की टीमें पहुंचकर पंप से पानी को बाहर निकालने का, पानी के लेवल को कम करने की कोशिश सुबह से जारी रही। लेकिन कई जगहों पर हालांकि पानी का स्तर कम हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर खासकर कुछ अंडरपासेस में भी बहुत मुशक्कत करनी पड़ी पानी का लेवल कम करने के लिए। ये एक लोगों को बहुत मुश्किल का सामना कल करना पड़ा, चूंकि बाहरी बारिश हो रही थी। उसके अलावा भी अगर हमने देखा तो आज उसी के मद्देनजर स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखा गया। उसके अलावा अगर पूरे गुजरात में जिस तरह की परिस्थिति है, 200 से अधिक जो जलाशय हैं, तकरीबन 200 जलाशय जो हैं गुजरात में, उनमें अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जो उनका जो जल संग्रह हुआ है वो अच्छा प्रतिशत जल संग्रह है। अगर हम देखें तो तकरीबन 40% से ज्यादा का जल संग्रह हुआ है। उसके अलावा कि सरदार सरोवर का जो जलाशय है, उसमें भी देखें तो कुल उसकी जो संग्रह शक्ति है उसका 45% जो है जल संग्रह हो चुका है। और अगर देखें तो मॉनसून में जितनी बारिश होती है उसकी 36% बारिश हो चुकी है गुजरात में। और जो कि कल जो भारी बारिश हुई, 22 इंच बारिश दर्ज की गई है। और खासकर सबसे ज्यादा बारिश अगर बात करें निखिल, तो छोटा उदेपुर के बोडेली में सबसे ज्यादा बारिश जो तकरीबन 22 इंच बारिश है वो दर्ज किया गया। उसके अलावा तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को कई जगहों पर डिप्लॉय भी किया गया है। और 3000 से ज्यादा लोगों को कुछ जगहों से, कई जिलों से, राज्य भर की अगर बात करें, 3000 से ज्यादा लोगों का स्थलांतर किया गया है। लो लाइंग एरिया लोग रह रहे थे, निचले इलाकों में जो लोग रह रहे थे, उनका स्थलांतर किया गया है। उनको खाना पानी दिया जा रहा है। उसके साथ ही पशुओं का भी ध्यान रखने के लिए आज भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी गुजरात के उन्होंने बात की थी कई कलेक्टरों से। और हमने देखा कल किस तरीके से स्टेट इमरजेंसी सेंटर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी जो कई जिले हैं, खासकर दक्षिण गुजरात के जो जिले हैं, वहां पर बातचीत की और वहां का जायजा लिया। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बात की मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से इस बारे में कि किस तरीके से क्या यहाँ स्थिति है, और उसके साथ ही किस तरीके से एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी और केंद्र से पूरा सहयोग मिलेगा इस जो ऐसी स्थिति में जो भी मुसीबत खड़ी होती है या लोगों को जो भी असहूलियत होती है उससे निपटने की। जी, दक्षिणी और मध्य गुजरात में की स्थिति के बारे में बताइए। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो तमाम सारे जो प्रयास कर रहे हैं वो किस तरह से नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ, क्योंकि 15 जुलाई को एक बार फिर बताया गया है कि भारी बारिश हो सकती है तमाम इलाकों में, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सब चल रहे हैं? देखिए, कई जगहों पर हम जैसे देख रहे हैं, औरंगा नदी है, उसके कारण पानी बहुत ज्यादा, गांव में भी पानी भर गया है। उसके अलावा अगर देखें तो कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ की प्लाटून की बात करें, एनडीआरएफ की टीमों की बात करें, रेस्क्यू लोगों को स्थलांतरण करना, लोगों का स्थलांतरण करना, उसके लिए और उनको सही जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर लेकर आना, इसका जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। और कई जगहों को आइडेंटिफाई करके भी वहां से और कोऑर्डिनेट करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया जा रहा है। उसके अलावा
तो आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई है गुजरात में, उसमें भी कई जिला कलेक्टरों को, खासकर अगर बात करें तो भरूच, तापी, नर्मदा, छोटा उदयपुर और नवसारी, वलसाड जो साउथ गुजरात, और डांग जो साउथ गुजरात के जो जिले हैं, उन जिलों में खासकर चूंकि हमेशा देखा गया है बारिश के समय साउथ गुजरात में काफी ज्यादा भारी बारिश हो जाती है, नवसारी वलसाड जिलों में काफी ज्यादा बारिश हो जाती है और नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डैम्स को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, तकरीबन 13 डैम्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है और कुछ तकरीबन 8 डैम्स को अलर्ट पे और 7 डैम्स को अलर्ट पे और 8 डैम्स को एक चेतावनी के तौर पर उन डैम्स को देखने के लिए कहा गया है। जिन 13 डैम्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है उनमें से कुछ में 100% से ज्यादा का जल संग्रह हो गया है और कुछ में 90 से 100% तक का जल संग्रह हो गया है। तो अगर देखें तो चलते हर जगह रखा गया है, लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए उसके लिए 40 घंटे तक। जी मेघना, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक और खबर आ रही है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे। दरअसल यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, मेघना आपसे चलते चलते एक सवाल और जानना चाहेंगे। जो 15 जुलाई की जो बारिश के बारे में जानकारी दी गई है कि भीषण मतलब काफ़ी बड़ी बारिश हो सकती है और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, ऐसी चेतावनी दी गई है कि 15 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। कुछ दिनों की आगाही की गई है का फोरकास्ट है कि, और आज भी सुबह एक फोरकास्ट आया था जिसमें लिखा था कि रेनफॉल हो सकता है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, और उसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं। आज हालांकि अहमदाबाद में सुबह से बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है और लेकिन फिर भी जो कल का जल जमाव था उसके कारण कई जगहों पर दिक्कतें हुई हैं। खासकर बेसमेंट पार्किंग जिन इलाकों में है वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं और महानगर पालिका की जो टीमें हैं उन्होंने काम करना सुबह तकरीबन 5 बजे से ही शुरू कर दिया था। हालांकि ये जो मूसलाधार बारिश हुई है इसके कारण कम ही समय में जो मूसलाधार बारिश हो गई जिसके कारण ऐसी स्थिति खड़ी हो गई। उसके अलावा भी देखें तो दक्षिण गुजरात में और ये इस जो खास इलाके हैं, जैसे अगर भरूच देखें, नर्मदा जिला हुआ, छोटा उदयपुर, इन सभी जगहों पे खास तौर पर कहा गया है कि मॉनिटरिंग किया जाए और उसके साथ ही डिजिटल माध्यम से भी अपडेट करते रहा जाए कि क्या स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों तक जो सुविधा है वो पहुंचाई जा रही है, उनका स्थलांतरण किया जा रहा है। तो तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। हमने कई विजुअल्स वहां पर महानगर पालिका की टीमें हो या फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्होंने लोगों का स्थलांतरण किया और कई जगहों पे जहां पर पानी उनको बचाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मेघना। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।